गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपना यूनिट 5 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो यूनिट 5 का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करती हूँ। इसका सिलेबस देखने से पहले मैं बता दूं कि अपन ने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। होपफुली आपने सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे और उनको साथ के साथ लर्न किया होगा। ठीक है। और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है तो उस चैप्टर को आपको क्या करना है। मान लो कि कोई चैप्टर उठाया जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। इवोल्यूशन उठा लो। ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर दी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको मैंने 2 लेक्चर में इवोल्यूशन कंप्लीट करा है। सबसे पहले 2 लेक्चर लेने हैं। ठीक है। फिर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वैसे इसमें तो याद करने लायक की चीजें सच कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। फिर एक पेज लेना है A4 साइज का। अपने नोटबुक या अपनी नोटबुक में एक पेज में जितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लगे उनको शॉर्ट में एक पेज में लिख लेना है। ये काम करने में आपको 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। पता लगे कि पूरा दिन लगा के आपने ये एक काम किया है, तो ये बेसिकली आपके टाइम के हिसाब से बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स आप बना के इसको जब एक बार अच्छे से देख लोगे, फिर वापस उल्टा इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अब होपफुली आपने ये चारों यूनिट कंप्लीट कर ली होगी। थर्ड और फोर्थ यूनिट अपनी बहुत ही छोटी थी। फर्स्ट में अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और सेकंड यूनिट में समझने लायक चीजें केवल उसी में थी और एज सच कुछ नहीं है बाकी पूरे सिलेबस में। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इवोल्यूशन। ठीक है। साथ के साथ ये चीजें सारी कंप्लीट करनी है। बाकी लेक्चर के और जब मैं पढ़ाना शुरू कर रही थी तो उसके पहले मैंने आपको बताया कि कौन सा वे आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ। अब हम अपनी यूनिट 5 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें 4 चैप्टर है। अब चारों चैप्टर मैं टू द पॉइंट अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगी और हाँ, साथ के साथ ये इवोल्यूशन का भी मैंने बताया था, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन और एंडिंग वाला पोर्शन है और इवन पूरे चैप्टर के जितना अपना सिलेबस सीयूईटी वाला मेंशन किया हुआ है उसकी बुक पढ़ना बिल्कुल ना भूले। ठीक है। बुक जितनी मल्टीपल टाइम आप पढ़ोगे, ये नोट्स मेरे इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको बुक को समझने में इजीनेस हो। ठीक है। तो इसके साथ के साथ आपको बुक तो पढ़ना ही है। ठीक है। क्योंकि उससे बाहर तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है। और बुक वाली चीजें मैंने नोट्स में मेंशन करने की कोशिश की है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो अपना यूनिट 5 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है हैबिटाट एंड निश। ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है, किन किन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को अपन पॉपुलेशन बोल सकते हैं। पॉपुलेशन का अपने एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन रहने वाला है, किस टाइप से ये आसपास के एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करता है और आसपास का एनवायरनमेंट किस टाइप से पॉपुलेशन पे इम्पेक्ट डालेगा उसको देखेंगे। फिर बात आती है इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी भी गिवन एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो ओवर द टाइम मान लो कि ये एनवायरनमेंट उसके लिए थोड़ा-सा अनसुटेबल हो सकता है कि अनसुटेबल हो, तो ओवर द टाइम ये अपने आप को यहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित कर देगा। अनुकूलित कर लेगा। मान लो यहाँ पे सॉरी टेम्परेचर थोड़ा-सा कम है। ठीक है। मतलब थोड़ी-सी ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर थोड़े अडेप्टेशन उस टाइप से कर लेगा कि वो उस ठंड में अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसके लिए कुछ लॉज़ भी आए हुए हैं जो मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊँगी। ठीक है। फिर अब ये जो पॉपुलेशन है मैंने बताया कि इंटरेक्ट कैसे कर रही है एनवायरनमेंट के साथ और एज वेल एज एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ किस टाइप से इंटरेक्ट करती है, कौन से रिलेशनशिप को परफॉर्म करती है, उसके बिहाफ पे अपन ने इन इंटरेक्शंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है। एक है म्यूचुअलिज्म, एक है कंपटीशन, एक है प्रेडेशन और एक है पैरासिटिज्म। अब इनमें जब कोई भी दो पॉपुलेशन है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो सीधी-सी बात है कि एक को हो सकता है कि फ़ायदा हो रहा हो, दूसरे को नुकसान हो रहा हो, या हो सकता है कि दोनों को ही नुकसान हो। जैसा कि कॉम्पिटिशन में हर बार 2 जिन 2 के बीच में कॉम्पिटिशन है,
जिन 2 पॉपुलेशन के बीच में कॉम्पिटिशन है, उन दोनों को हमेशा नुकसान ही होगा, ठीक है? इसके अलावा हो सकता है कि रुको, मैंने आपको बता दिया एक को फ़ायदा हो, एक को घाटा हो, या फिर हो सकता है दोनों को घाटा हो, ठीक है? या फिर हो सकता है दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, या फिर हो सकता है साथ में रहने से दोनों को फ़ायदा हो। ऐसे कुछ केसेस बनेंगे जिनको कि हमने इन नेम्स के थ्रू आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है और इनके एग्जांपल्स को देखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ग्रोथ। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट ग्रोथ के अंदर फर्दर कौन-कौन से टॉपिक्स डिफाइन कर रखे हैं, ये अपन को देखना है। किस किस टाइप से किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो इमिग्रेशन करता है, मतलब पॉपुलेशन में किस टाइप से आता है, किस टाइप से वहां से चला जाएगा, किस टाइप से उसकी बर्थ रेट होएगी, किस टाइप से उसकी डेथ रेट होएगी, ठीक है? और इन सब चीजों को भी क्या कोई फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है? इसके बाद में लास्ट टॉपिक है अपना एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली अपन को थोड़ी कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के कर्व बोल सकते हैं, या फिर 3 टाइप के पिरामिड मान लो बनेंगे, ठीक है? उनकी शेप क्या रहेगी और कौन से शेप किस चीज को डिफाइन करने वाली है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। अब सबसे पहले अपनी जो लाइन हाँ, और ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इस चैप्टर के मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है? वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो अपना सेकंड लेक्चर रहेगा इसी चैप्टर का, ठीक है? उसमें मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूँगी, ठीक है? अब अपन बात करते हैं हैबिटाट एंड निश के बारे में, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? It refers to physical environment in which an organism live. हैबिटाट मतलब आवास, एक अपने आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अपना हैबिटाट, अपन लैंड पे रह रहे हैं, स्थल पे रह रहे हैं, तो स्थलचर जानवर है अपन, ठीक है? यही अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है। जबकि कोई मछली है, उसके लिए उसका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होएगा? वाटर है। कोई बर्ड है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होएगा? एयर। It includes various factors like temperature, humidity, soil type, and availability of resources such as food and water. Organisms have specific adaptation to survive in their habitats. अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया, किसी भी हैबिटाट में रह रहा है, किसी भी स्थान पे रह रहा है, तो वो उस हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा। जैसे कि इमेजिन करो, बर्ड है। बर्ड को पता है कि मुझे उड़ना है, ठीक है? तो वो अपनी आपकी बॉडी को इस टाइप से उसने अडॉप्ट कर लिया। उसने क्या किया? अपना बॉडी का जो मास है, बॉडी वेट है, वो रिड्यूस कर लिया। तो लाइट वेटेड हो गया। उसने अपने आप में पंख डेवलप कर लिए, और जितनी अननेसेसरी ऑर्गन्स थे, बिल्कुल ऑर्गन्स को मिनिमाइज़ कर दिया कि बस इतने मिनिमम ऑर्गन्स में मेरा काम चल सकता है। ऐसे ही अगर ये मछली की बात करें, अपन जब अगर ये पानी में बहुत टाइम तक रहेंगे, तो आपने कभी नोट किया होगा, अपने जो ये फिंगर टिप्स है, उन पे रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है? बेसिकली अपनी स्किन गलने लग जाएगी अगर ये अपन बहुत लंबे टाइम तक पानी में रहेंगे। लेकिन जो पानी में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? उन्होंने अपनी बॉडी को इस टाइप से डेवलप कर रखा है, अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे स्केल्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है? जिसकी वजह से उनकी बॉडी पानी से नहीं गलेगी, ठीक है? इसके अलावा तैरने के लिए एडाप्टेशंस डेवलप कर लिए, ठीक है? किस टाइप से पानी के अंदर ही वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करेंगे, इसके बारे में देख लिया। और जबकि अपन यहाँ पे रह रहे हैं, अब मान लो कि कोई चल किसी की है ना बेसिक एक्टिविटी, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ने वालों ने अपने आप से उस हिसाब से अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लिया। उनके 4 पाँव होते हैं यूजुअली, अपन जो चलने वाले इंसान हैं, उनके यूजुअली 2 ही पाँव होते हैं, ठीक है? उस हिसाब से अपन ने अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है? इसके बाद में हैबिटेट के बारे में देख लिया, अब ये निश क्या होता है, ठीक है? निश रेफर्स टू द रोल और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदिन इट्स हैबिटेट, इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विद other organism and its utilization of resources. It encompasses factors like the organism's diet, behavior, reproductive patterns, and its
Position in food chain. Each species occupy a specific niche within its habitat. कोई भी स्पीशीज है हैबिटाट के अंदर उसकी स्पेसिफिक पोजीशन रहने वाली है, ठीक है, कि इतना एरिया तो मैं रहूंगा और इतना एरिया में कोई और रह लेगा, ठीक है। एंड निश में डेवलप ओवर और बी स्पेशलाइज्ड। और निश है वो स्पेशलाइज्ड निश होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि मैं इतने एरिया में रहूंगा, मैं तेरे एरिया में रहूंगा। तो बेसिकली मैं इस डायग्राम के थ्रू ये शो करना चाह रही हूँ कि देखो ये तो अपना पूरा हैबिटाट है, ठीक है। अब इसमें जो स्पेशलाइज्ड एरिया है कि रहे, ये तो मेरा पूरा घर है, ठीक है, लेकिन अपन पूरे घर में थोड़ी मतलब बेसिकली अपन पूरे घर में थोड़ी रह रहे हैं, अपना एक कमरा होता है उसी में अपन ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा घर तो हो गया अपना हैबिटाट, ठीक है। और अपना ये जो एक रूम है जिसमें अपन खाते पीते सोते सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हो गया अपना निश, ठीक है। तो निश क्या है? पार्ट ऑफ हैबिटाट, ठीक है। अब बात आती है अडेप्टेशंस के बारे में, ठीक है। अडेप्टेशन होता क्या है, अनुकूलन होता क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल ऑर्गेनिज्म डेवलप certain adaptation to survive and reproduce in their habitat. They can be morphologically, behavioral and physiological. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइवल के लिए अपने आप को अच्छे से अडेप्ट करना चाहेगा ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, अच्छे से ऑप्टिमम रिप्रोड्यूस कर पाए, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। अब अपने उसके लिए उसको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे और वो चेंजेस हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो या फिर बिहेवियरल चेंजेस हो या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, ठीक है। अब एडेप्टेशंस को फर्दर डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स ना यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एडेप्टेशन को जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बता दूंगी, यहाँ पे एक एलन का रूल मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एलन का रूल मेमल्स के लिए अप्लाई होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट हैव सिमिलर लिम्स एंड ईयर्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन, blubber found in seals to reduce loss of body heat so that are adapted in live in colder regions। अब जो सील है वो कोल्डर एनवायरनमेंट में रह रही है तो उसने उसकी बॉडी में ब्लबर पाया जाएगा। ब्लबर क्या करेगा? उसको हीट प्रोड्यूस करने का काम करेगा ताकि वो कोल्डर एरियाज में भी सरवाइव कर पाए, ठीक है। इसके बाद में ये इसके अलावा क्या बोल रहा है एलन का रूल कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोल्डर एरियाज में पाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, इसके पता छोटे छोटे लिम्स होंगे, ठीक है, स्मॉलर लिम्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे हाथ पांव हैं। और अगर जितने भी मतलब ओपन एरियाज है बॉडी के जिनके थ्रू बाहर से अपना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लाइक नोज, ठीक है। नोज और ये जितने भी पोर्स है वो बहुत छोटे पाए जाएंगे ताकि ठंडी हवा डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं आए, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर वार्मर एरियाज के एनिमल्स की बात करूँ तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपैरेटिवली इनमें क्या होता है, लिम्ब की साइज लार्जर होती है, ठीक है। और जो जितने भी पोर्स है उनकी साइज भी बड़ी हो सकती है इसके कंपेयर में। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन रेफर्स टू दी members of an interbreeding species living in same geographical area. they uh, they compete for similar resources। अब एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म है, एक एरिया में रह रहे हैं, सेम इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली एक है। तो उनके बीच में कंपटीशन भी हो सकता है रिसोर्सेज को लेके, क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज कम हुए तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में अपन कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं? बर्थ रेट है, डेथ रेट है, सेक्स रेशियो है, एज पिरामिड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। अब बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, फिर एज पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एटसेट्रा आर population attributes that help understand population makeup of an geographical area, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में अपन ने कौन-कौन सी चीज़ों को पढ़ना है वो मैंने बता दी है। अब अपन बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज refers to the biomass और परसेंट कवर ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी कोई भी लैंड एरिया है, ठीक है? तो मैंने इतने लैंड एरिया को मैंने स्टडी करना चाहा, ठीक है? इतने एरिया में डेंस पॉपुलेशन पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। डेंस पॉपुलेशन मतलब आसपास बहुत सारे लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है? या फिर मान लो कि एक कोई मैंने एरिया लिया है, वहां पे बहुत मरुस्थल का एरिया को आप कंसिडर करो, बहुत दूर दूर पे लोग पाए जा रहे हैं, जबकि मैदानी भाग की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, तो एकदम पास 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 में बहुत सारे इंसानों के सेंस में बात कर रही हूँ, तो वहां पे बहुत सारे इंसान पास पास में पाए जाएंगे, मतलब थोड़ी सी लैंड एरिया में बहुत सारे इंसान रह रहे हैं। या फिर अगर भी आप एग्जांपल लेना चाहो तो एक सिटी और विलेज का एग्जांपल ले सकते हो। सिटी में कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, फ्लैट फ्लैट सिस्टम होता है, एक के ऊपर एक सबके घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है? जबकि विलेजेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो विलेजेस में कंपेरेटिवली पॉपुलेशन डेंस कम होती है और सिटीज में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम we estimate population size indirectly rather than counting each and every organism. Population density of fish in a lake can be estimated by fish caught per trip. Tiger senses in estimated by fecal petals and pug marks. ये क्या बोल रहे हैं कि अपन को अगर मान लो कि फिश को काउंट करना है कि फिश की डेंसिटी किसी भी एरिया में है, ये अपनी लेक है, यहाँ पे फिश की डेंसिटी ज्यादा है, या फिर अपने पास दूसरे एरिया में एक अलग लेक है, वहां पे लेक है, झील है, वहां पे फिश की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको अपन कैसे काउंट करेंगे? यूं तो है नहीं कि भाई अपन एक एक गए पानी के अंदर एक एक फिश को कलेक्ट किया, ठीक है, फिर काउंट कर लेंगे कि भाई इस वाली लेक में इतने फिशेस थी, इसमें इतनी फिशेस थी, ऐसा तो कोई मेथड अपन अपनाने से रहे, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, पर ट्रिप एक बार मैंने मछली का जाल फेंका, यहाँ पे उस मछली के जाल में कितनी मछलियां आई, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे मछली का जाल फेंका, ठीक है? इस पूरी लेक में मैंने कम से कम अकॉर्डिंग टू लेक एरिया मैंने 5 7 10 जितनी भी बार मेरे को नेट फेंकना था मछली पकड़ने के लिए वो फेंका, ठीक है? और ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे करी, तो अब मैं देखूंगी कि पर ट्रिप एक बार मैंने जो मछली का जाल डाला, ठीक है, उसमें ज्यादा मछलियां इधर वाली लेक में आई है या फिर इधर वाली लेक में आई है, उसके बिहाफ पे मैं डिसाइड करूंगी, ज्यादा जिसमें मछलियां आएगी ऑब्वियसली उसकी जो डेंसिटी है फिशेस की पॉपुलेशन की वो ज्यादा होगी। मान लो कि इस वाली में ज्यादा, हर हर एक बार जाल में मेरे ज्यादा मछलियां आई हैं, इसके मैं बोलूंगी कि हाँ इधर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। जबकि उल्टा जिधर कम मछलियां आई है पर ट्रैप में, ठीक है, तो उधर मैं बोल दूंगी हाँ इधर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है? अब इसके अलावा मान लो कि मेरे को टाइगर को काउंट करना है कि यार इधर टाइगर कितने हैं, ठीक है? तो टाइगर की अगर ये अपन को काउंटिंग करनी है, नंबर्स का आइडिया लेना है, तो उसके लिए अपन फिकल पेटल्स और पग मार्क मेथड का यूज करते हैं। पग मार्क मेथड क्या है? पग ये जो अपना पाँव होता है ना, वही इसके मार्क्स को अपन देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल टाइगर के पग मार्क अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो अपन को मतलब अपन जब रास्ते से जा रहे हैं मान लो यहाँ पे, तो अपन को टाइगर का पग मार्क दिखा, तो उसको अपन ने अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसको अपन ने कैप्चर कर लिया, ठीक है? कैप्चर फोटोज के थ्रू नहीं, इसके ऊपर मतलब वो चूने का सा लिक्विड होता है, इसको अपन ने स्प्रेड किया तो वो पगमार्क उस सैंपल में आ गया, अपने उसका सैंपल लिया, जितने अब अलग अलग जहां जहां अपन को पगमार्क दिख रहे हैं उनके सैंपल ले लिए, फिर उसके थ्रू अपन को पता लग जाएगा कि इधर कितने टाइगर है, ठीक है? उसके हिसाब से अपन उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है? और फिकल पेटल्स का यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि पता है जो टाइगर वगैरह होते हैं, ये मान लो एरिया है, अब यहाँ पे कोई एक टाइगर रह रहा है, यहाँ पे कोई एक टाइगर रह रहा है, अब ये जहाँ पे इसने फीकल मैटर डाल दिया, मतलब ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये मेरी टेरिटरी है, ठीक है? और दूसरे वाला टाइगर यहाँ पे यहाँ तक अपना वो फीकल मैटर डाल देगा, तो ये शो कर रहा है ये मेरी टेरिटरी, तो बेसिकली ये लोग अपनी टेरिटरी डिसाइड करने के लिए भी फीकल पैलेट्स का यूज करते हैं। ये बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में, ठीक है? किस टाइप से कोई भी पॉपुलेशन वो इंटरेक्ट करती है, इसके बारे में देखेंगे।
पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस, अलग अलग पॉपुलेशंस वो अपने आप में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, इसी को अपन बोल देंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। इट रेफर्स टू द इफेक्ट दैट ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव ऑन अनदर। अब कोई भी एक कम्युनिटी है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किस टाइप से इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसके लिए कोई फायदा वो प्रोवाइड करा रहा हो सकता है कि उसके लिए जान की आफत बना हुआ हो, या फिर हो सकता है कि मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ रहा, तुम्हें जैसे जीना है वैसे तुम जियो, मुझे जैसे जीना है वैसे मैं जीऊंगा, ठीक है। 3 टाइप से अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली, पॉजिटिवली, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुझे जो करना है वो करो, ठीक है। तो जो अच्छा फ़ायदा दे रहा है, तो उसको अपन बोल देंगे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके लिए जान की आफ़त बना हुआ है, हर बार उसे मारने के पीछे ही भाग रहा है, तो अपन बोल देंगे कि नेगेटिवली इफ़ेक्ट डाल रहा है। और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अपन बोल देंगे कि इनके बीच में ज़ीरो रिलेशनशिप है। मतलब एक-दूसरे के प्रेज़ेंस और एब्सेंस से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म को अपन देखेंगे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन को अपन किस टाइप से आइडिया लगाते हैं, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ सबसे पहले कि कोई भी स्पीशीज वन है उसको भी घाटा हो रहा है और स्पीशीज टू है उसको भी घाटा हो रहा है। अगर दोनों ऑर्गेनिज्म को घाटा हो रहा है तो अपन बोलेंगे कि इनके बीच का इंटरेक्शन कंपटीशन है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, ईच स्पीशीज नेगेटिवली अफेक्ट वन अनदर। ये इस पे हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है, ये इस पे हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है, ठीक है। और कंपटीशन में किसी भी इंडिविजुअल का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रिडेशन या पैरासिटिज्म। प्रिडेशन में भी एज वेल एज पैरासिटिज्म में, दोनों में ही जो रिलेशन होता है, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और किसी दूसरे स्पीशीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। स्पीशीज वन विल फीड ऑन स्पीशीज टू। इसको फायदा कैसे हो रहा है, मान लो कि पैरासिटिज्म का एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ कि पैरासाइट अपनी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, अपनी बॉडी के अंदर वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। वहां पे उसने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, तो पैरासाइट को रहने के लिए जगह मिल गई, खाने के लिए फूड मिल गया, तो उसके और अच्छे रिसोर्सेज हुए, अच्छा फूड अवेलेबिलिटी है, तो उसको रिप्रोडक्शन के भी अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे वहां पे, तो वो अपनी कॉलोनीज को ग्रो करता जाएगा। ये तो हो गया पैरासाइट को फायदा। अब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो ग्रो कर रहा है, तो अपने डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसको कोई ना कोई टाइप की डिजीज हो जाएगी, तो जिसके अंदर रह रहा था उसको उसको नुकसान क्या हुआ कि उसे बीमारी का सामना करना पड़ा, ठीक है। ऐसे प्रेडेशन भक्षण कर रहा है, जैसे कि मान लो शेर है, उसने बकरी को खा लिया, शेर को क्या फायदा हुआ, उसकी भूख शांत हो गई, उसे एक टाइम का खाना मिल गया। और बकरी को खा गया तो बकरी के क्या हुआ, जीवन ही चला गया, ठीक है। इस टाइप से एक स्पीशीज को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, तो प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दोनों की केस में यही कहानी रहने वाली है। फिर अपन बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। जो कंपटीशन है उसका जस्ट अपोजिट फिनोमिना कोई होने वाला है, तो वो है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। दो कोई चीजें आसपास में साथ रह रही है और दोनों को फायदा मिल रहा है, ठीक है। दो स्पीशीज के इंटरेक्शन से दोनों को फायदा मिल रहा है, तो अपन ये बोल देंगे कि म्यूचुअलिज्म है। ऐसे ही आता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे अपन बोल देंगे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म के अलावा एक चीज और आती है, एमेंसलिज्म, ठीक है। एमेंसलिज्म में क्या होता है, स्पेलिंग लिख लेना, एमेन बाद में यही सेलिज्म, ठीक है। इसमें एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई एमेंसलिज्म की कहानी। अब देखो, जैसे कि प्रिडेशन पैरासिटिज्म नाम से पता लग जाएगा कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। कंपटीशन का नाम से पता लग जाएगा दोनों को घाटा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इसका भी आपको नाम से आइडिया लग जाएगा कि दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। बेसिकली जो अपन को कंफ्यूजन है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में, कि एक स्पीशीज को तो किसी को घाटा हो रहा था, एक को जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो जो आप मतलब ऐसे याद कर लो, या तो मैंने तो मतलब जब मैं लर्निंग की स्टार्टिंग फेज में थी, तो एक एमेंसलिज्म है, एक कॉमेंसलिज्म है, ठीक है। तो एक ए में आपको ये माइनस का साइन दिख रहा होगा, तो ये इसमें एक को माइनस मतलब घाटा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बाकी बचा वो कॉमेंसलिज्म, ठीक है।
तो एमेंसेलिज्म में ए में आपको यहाँ पे नेगेटिव का वो मार्क दिख रहा होगा, है ना? तो एक को घाटा हो गया और दूसरे को कोई स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस नाम क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज अ ग्रीक टर्म विच मीन्स लिविंग टुगेदर। कोई भी दो स्पीशीज है वो एक साथ रह रही है, लिविंग टुगेदर इन वेरियस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। बोथ पार्टीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड सर्वाइवल। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी दोनों की अपनी कोई नीड होगी, ठीक है। बिना मतलब तो कोई किसी के साथ रहेगा नहीं, कोई किसी के साथ कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है वो अपने फूड के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हो सकता है अपने बेटर सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हो, कोई इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इट इज अ रिलेशनशिप where one organism lives on another with mutual stereotypic behavior. अब सिम्बायोसिस के बेसिकली इन्होंने 3 टाइप के रिलेशन बताए हुए हैं। वैसे तो देखो सिम्बायोसिस लिविंग टुगेदर में साथ-साथ रह रहे हैं, तो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है? ये सारी की सारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सिम्बायोसिस तो नहीं करोगे, सारी जितनी है ना, सारी है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है? तो मैं अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करूँ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है? क्या बोल रही हूँ मैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है? कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, किस टाइप से वो परफॉर्म करेंगे वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म का एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ओके। अब जितने भी टाइप्स मैंने पढ़े हैं, एक मैं बोल रही हूँ दोनों को घाटा हो रहा है, एक मैं बोल रही हूँ दोनों को फायदा हो रहा है, एक दोनों को नुकसान हो रहा है। एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और भी कुछ बच गया कि हाँ, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न्यूट्रलिज्म बोलते हैं अपन इसको। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रलिज्म। दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये न्यूट्रल है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुझे साथ में रहना है तो रह, नहीं रहना तो जा, ठीक है। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है? व्हेन बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, मैंने यहाँ पे बता दिया म्यूचुअलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? वन स्पीशीज बेनिफिट्स विदाउट हार्मिंग द अदर, ठीक है। एक स्पीशीज तो बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, ये जो प्लस और जीरो का रिलेशनशिप है इसको मैंने कॉमेंसलिज्म बोला था। और दूसरे को घाटा नहीं पहुंचाएगी, मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही, मतलब एक का रिलेशन जीरो होएगा और एक का प्लस होएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पैरासिटिज्म की। वन स्पीशीज बेनिफिट्स बाय हार्मिंग द अदर। एक स्पीशीज को फायदा तभी होएगा जब वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी। ये चीज अपन ने मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल्स के थ्रू समझाई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनको इंडिविजुअली देखेंगे। जितने रिलेशनशिप है 3 टाइप के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। इनको मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसको आप करेक्शन कर लेना, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिम्बायोसिस, लाइन को ही काट देना, ठीक है। देयर आर सम टाइप्स, सम कर लेना 3 की जगह, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में, ठीक है। Mutualism, it is ecological interaction between two or more species where each species is benefited from the other. It is most common type of ecological interaction and describe the mutual dependence is necessary for social well-being. अगर ये अपन को अपनी सोसाइटी में अच्छे से रहना है तो म्यूचुअल डिपेंडेंस तो रहेगी एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ऐसा ना सिर्फ ह्यूमन के केसेस में बल्कि जितने बाकी के सारे जानवर हैं उनके केसेस में भी यही होता है। तो जब आगे जाके आप ग्रेजुएशन के टाइम में एनिमल बिहेवियर नाम का टॉपिक पढ़ोगे, तो आप इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करोगे, ठीक है? इट डोमिनेंट इन मोस्ट कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है? ये म्यूचुअलिज्म की कहानी देख ली। अब अपन बात करते हैं कॉमेंसलिज्म की। This is a type of ecological interaction where one organism is benefited from the other organism without harming or benefiting it. ना ही तो दूसरे एक को तो फायदा मिल गया, वो दूसरे को ना नुकसान पहुंचाएगा ना कोई फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल kettles, egrets, and livestock, birds following army ants, barnacle on wheel, etc. all exhibit commensalism.
अब बार्निकल जब व्हेल के आस-पास ही रहेगा तो व्हेल क्या एक बहुत बड़ी-सी मछली है, ठीक है? अब ये जब कोई फूड पार्टिकल खाएगी, ठीक है? तो कुछ-कुछ नीचे गिर जाएगा, ठीक है? तो वो उसी पे बार्निकल फीड कर लेगा, तो बार्निकल को फूड मिल गया और उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये बात हो गई, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरासिटिज़म के बारे में। पैरासिटिज़म की क्या कहानी है? Parasitism is a one-sided symbiosis where one organism live on another organism. एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे रह रहा है, ठीक है? The one that feed on other organism is called parasite. उसको अपन पैरासाइट बोल रहे हैं, ठीक है? अब मैंने एग्जांपल भी बताया था where the one that is fed upon is called the host. एक यहाँ पे अब पैरासिटिज्म की जो प्रक्रिया है वो किस-किस के बीच में परफॉर्म की जाती है? एक तो पैरासाइट है, ठीक है? और एक होस्ट है, ठीक है? तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट को तो क्या होएगा? फ़ायदा, होस्ट जहाँ पे वो फीड कर रहा है उसको क्या होएगा? नुकसान, ठीक है? The parasite survive and multiplies using the host cell machinery and therefore harms the host. अब ये पैरासाइट सर्वाइव करने के लिए इस होस्ट की मशीनरी का यूज कर रहा है, इसी की मशीनरी यूज करके अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है और अच्छा एनवायरनमेंट अगर उसे मिल पाया तो वो वहां पे रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा। अब अपने नंबर्स को अगर इसने बढ़ा लिया तो होस्ट की मशीनरी का और ज्यादा यूज होगा, उससे होस्ट में बीमारी हो जाएगी, ठीक है? ये पैरासाइट्स की कहानी थी। अब कुछ और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कंपटीशन और प्रेडेशन के बारे में भी वही डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को नुकसान, प्रेडेशन में क्या होएगा, प्लस माइनस। एज द नेम सजेस्ट अ रिलेशनशिप व्हेन टू और मोर स्पीशीज compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। व्हेन में ये कंपटीशन हो सकता है कि फूड के लिए हो सकता है वाटर के लिए हो, कोई भी रिसोर्स के लिए किसी दो के बीच में लड़ाई हो। लाइट और एनी प्रे, ठीक है? शिकारी करने के लिए कि भई मेरे को ये खाना है, वो दूसरा वाला बोलेगा कि नहीं ये तो मैं खाऊँगा, इसका शिकार मैं करूँगा। तो बेसिकली कोई भी टाइप के रिसोर्सेज़ अगर ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेज़ेंट हो, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन क्रिएट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। All these things are crucial for an organism growth and survival. ठीक है? अब दूसरी अपन बात करते हैं प्रेडेशन के बारे में। This is a relationship where one species depend entirely on other for food, for its food and survival. The species which feed on other species is called predator. ठीक है? एक यहाँ पे predator होएगा where the one is fed upon the cold prey. अब predation में क्या है? पैरासाइट में क्या था? पैरासाइट और होस्ट के बीच में रिलेशन के बारे में बताया था, ठीक है? और प्रिडेशन में क्या है? प्रेडेटर और प्रे के बीच में रिलेशन के बारे में बताएँगे, ठीक है? अब प्रेडेटर और प्रे के बीच की रिलेशनशिप है, उसे ही अपन प्रेडेशन बोल रहे हैं, ठीक है? प्रेडेशन इज़ यूजुअली स्ट्रॉन्ग देन प्रे। तभी तो ये प्रेडेटर यदि स्ट्रॉन्ग होएगा तभी तो ये प्रे के ऊपर फीड कर पाएगा, तभी तो इसको खा पाएगा। हेंस इट कंज्यूम्स प्रे, तभी ये प्रे को खा जाएगा। ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल इसकी जान के पीछे ना धो के पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था शेर बकरी को खा रहा है, ठीक है? शेर हिरण को खा रहा है। व्हाटएवर एग्जांपल यू कैन टेक टेक इट हियर, ओके? अब अगली बात अपन करते हैं पॉपुलेशन एट्रिब्यूट्स के बारे में। पॉपुलेशन एट्रिब्यूट्स होता क्या है? सबसे पहले ये देखोगे आप, population attributes are characteristics of a population that characterize its characteristics such as growth pattern, population density and population regulation. ठीक है? अब population attributes में अपन कौन-कौन से पॉइंट्स को मेंशन करने वाले हैं, ये चीज़ अपन देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं सेक्स रेशियो, इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर किस टाइप से किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की है या किसी की भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म की है, ठीक है? इसके अलावा नेटिलिटी रेट, ठीक है? इसके अलावा डिस्पर्सन, कोई भी पॉपुलेशन किस पैटर्न में वहाँ पे फैली हुई है, ठीक है? इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का घनत्व किस प्रकार से फैला है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक भी इन्हीं में से हैं।
वो मैं आपको इधर के डायग्राम में बताऊँगी। इसके अलावा एज पिरामिड को देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, इसका आने वाले फ्यूचर में क्या भविष्य रहने वाला है? कहीं ये गायब तो नहीं हो जाएगी? या फिर कहीं इस पॉपुलेशन का ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो जाएगा? या फिर ये पॉपुलेशन जैसी आज दिख रही है, वैसे ही इन फ्यूचर दिखेगी? इन सब चीज़ों का आइडिया अपन लगाएँगे एज पिरामिड के थ्रू। एज का पिरामिड बना रहे हैं, पिरामिड फॉर्म में अपन ने इसको रिप्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि इस वाली पॉपुलेशन का आगे क्या होगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अपनी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ था, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से डिनोट किया हुआ है, ठीक है? आप है ना इमेजिन करो कि कोई भी एरिया है, ठीक है? उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा कब? जब कोई भी ऑर्गेनिज़्म बाहर से अंदर आएगा इस पॉपुलेशन की, तभी तो बढ़ेगा। मतलब इमिग्रेशन जब हो रहा है, ठीक है? इमिग्रेशन को आई से डिनोट किया है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है? ऐसे ही मैं बोलूँ कि आया तो ठीक है, अब इस पॉपुलेशन से बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है? तो इस पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होएगी, इमिग्रेशन में क्या होएगा? पलायन कर रहा है, यहाँ से चला जा रहा है, तो इसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद में क्या यही फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिसाइड करते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है? एक मैं बात करती हूँ नेटिलिटी के बारे में, कोई आया नहीं, कोई इस पॉपुलेशन को छोड़ के गया नहीं। लेकिन जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेज़ेंट थी, उसमें बर्थ की रेट की प्रोबेबिलिटी रेशियोज़ बढ़ते गए, तो भी इस पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा हो जानी है, ठीक है? नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट या जन्म दर इसको अपन बी से डिनोट करते हैं। बर्थ हो रही है यहाँ पे, तो बर्थ होएगी तो कोई भी पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? और ऐसे ही अगर दी मोटिलिटी, डेथ हो रही है मतलब ये कहाँ यहाँ पे कोई पॉपुलेशन प्रेज़ेंट थी और ऑर्गेनिज़्म की डेथ होती गई ओवर द टाइम। तो ये पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होएगी? ओवर द टाइम कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले चारों फैक्टर्स के बारे में अपन ने देख लिया है, ठीक है? तो ये डायग्राम को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है? क्या इमिग्रेशन और क्या इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आई वाला आया, ई वाला गया, ठीक है? ये ध्यान में रख लेना, ठीक है? और बर्थ और डेथ रेट का तो आपको पता ही है कि बर्थ हो रही है, मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ कहीं पे डेथ रेट बढ़ती जा रही है, डेथ ऑर्गेनिज़्म की होती जा रही है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा इसकी डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? तो आज तक के लेक्चर में अपन ने सबसे पहले सिलेबस के बारे में देख लिया, हैबिटाट निश के बारे में देख लिया, हैबिटाट क्या होता है, निश क्या होता है, इसके बाद में एडाप्टेशंस के बारे में देख लिया, ठीक है? एडाप्टेशन को डिफाइन करने के लिए आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बता दूँगी ताकि आप उतनी ही चीज़ें तो कम से कम ध्यान में रखनी ही है, ठीक है? इसके बाद में पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए पॉपुलेशन की डेफिनेशन, पॉपुलेशन एट्रिब्यूट्स और पॉपुलेशन की डेंसिटी किस-किस टाइप से डिपेंड करती है, उन सब के बारे में बता दिया, ठीक है? फिर कोई भी पॉपुलेशन है, किस टाइप से इंटरैक्ट करेगी, उनके बीच में किस-किस टाइप की रिलेशनशिप है जो पॉसिबल है, ठीक है? तो यहाँ से मतलब बेसिकली क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है? इस वाले टेबल को आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है? बाकी मैं आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी चीज़ें अच्छे से ईज़ी वे में मेमोराइज़ कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है? इसके बाद में सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस मतलब कोई भी 2 ऑर्गेनिज़्म साथ में रह रहे हैं, वो सारे सिम्बायोसिस है। तो इसके जितने भी टाइप थे म्यूचुअलिज़्म, कमेंसलिज़्म, पैरासिटिज़्म बेसिकली हर एक का मतलब रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि कमेंसलिज़्म है, तो 2 ऑर्गेनिज़्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और बुक से आपको ये आपका होमवर्क है आज का कि बुक से आपको देखना है। जितने एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे अगर यदि पीडीएफ को प्रिंट करा रहे हो तो, ठीक है? इसके अलावा वो वाले एग्ज़ाम्पल बुक वाले सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है? रिलेशन मैंने सारे बता दिए हैं कि किस पॉपुलेशन के बीच में किस टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है? कॉमेंसलिज़्म और पैरासिटिज़्म के बारे में बात कर ली। इसके बाद में कॉम्पिटिशन और प्रेडेशन के बारे में भी बात कर ली, ठीक है? फिर अपन ने पॉपुलेशन एट्रिब्यूट्स के बारे में बात कर रहे थे,
ठीक है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले सारे कारक के बारे में बात कर ली, ठीक है? तो यहाँ तक कि बुक आप नेक्स्ट चैप्टर में अब नेक्स्ट में मैं यही इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ तक की बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ और आगे इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?